नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मौर्य साम्राज्य आज से शुरू हो रहा है। बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री के लिए मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से कर रहा हूं। और जो लोग बिहार स्टेट पेपर टू और पेपर वन हिस्ट्री के लिए स्टेट पेपर वन पेपर टू हिस्ट्री के लिए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और मौर्य साम्राज्य जो बहुत बड़ा टॉपिक है बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री के लिए, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और जो लोग बिहार स्टेट पेपर टू और पेपर वन हिस्ट्री के लिए स्टेट पेपर वन और पेपर टू ओनली हिस्ट्री के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। इसकी फीस 1499 रुपया है, लेकिन यह डिस्काउंट पर आपको 799 ओनली 799 799 में बिहार स्टेट पेपर वन और पेपर टू हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी बिहार स्टेट पेपर टू स्टेट भी और साथ ही साथ हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है पेपर टू के लिए, तो उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 1499 रुपया हो जाएगी। लेकिन केवल स्टेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस आपका 799 रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री पीजीटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1499 रुपया और स्टेट इसमें कंप्लीट रहेगा। लेकिन केवल ओनली स्टेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस 799 हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देखेंगे मौर्य साम्राज्य को, और बहुत ही बढ़िया क्लास, बेहतरीन क्लास होगी आपकी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, वह मौर्य साम्राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वह मौर्य साम्राज्य जिसने एक बहुत बड़े लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जिसका साम्राज्य फैला हुआ था, वह मौर्य साम्राज्य जिसका डंका आज के भारत में नहीं बल्कि अलग अलग बहुत सारे देशों में जिसके नाम का डंका बज रहा था, पूरे विश्व में बज रहा था। और विश्व के जितना बड़ा राजवंश, जितने भी बड़े बड़े राजवंश है विश्व के इतिहास के, उसमें मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए आज उसी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 400 बीसी की बात है। मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। मगध में किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। घनानंद बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ही लालची धनलोलुप व्यक्ति था। घनानंद को केवल धन से प्रेम था। ठीक है, और यही इसका धन से प्रेम के चक्कर में ये क्या करता था, अपने साम्राज्य में जो नागरिक होते थे उन पर ज्यादा टैक्स लगाता था, और उन टैक्स के पैसों से वह केवल अपने भोग विलास में वह खर्च करता था। इसलिए मगध की जनता भी उसे त्रस्त आ गई थी, उसको गद्दी से हटाना चाहती थी। ठीक है, घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, और यह जो घनानंद था यह असल में यह नंद वंश का शासक था। ठीक है, और इसी नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह सब कुछ बहुत आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था एकदम समझिए जमीन पर रेंगने वाला जीव था, और घनानंद साम्राज्य एक अट्टालिका पर बैठा हुआ राज सिंहासन था। कहां पर चंद्रगुप्त मौर्य उस राजशाही सत्ता को हटा सकता था, लेकिन उसका सहयोग किसने किया? उसके राजनीतिक गुरु चाणक्य ने किया। इसके पीछे भी एक कहानी है, और जैसे चैप्टर्स क्लोज होते रहेंगे, चैप्टर्स पूरे होते रहेंगे, आगे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित किया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। आज
अप्रासंगिक बना हुआ है। कुछ राजनीतिक अवरोधों की वजह से बिहार की राजधानी पटना यानी पूरा बिहार अप्रासंगिक बना हुआ है। मतलब अगर बाकी स्टेट से कंपेयर किया जाए जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों से जीडीपी के मामले में भी बिहार पीछे है, साक्षरता के मामले में भी पीछे है, बहुत सारी मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में भी पीछे है, और जीवन स्तर के मामले में भी अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार बहुत पीछे है। और उस बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र जो 1000 वर्षों तक हमारे देश की राजधानी रही है, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने वाला बिहार आज अप्रासंगिक बना है, तो कुछ राजनीतिक अवरोधों की वजह से, ठीक है। तो बिहार अप्रासंगिक नहीं है और न ही बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र अप्रासंगिक है। इसका एक इतिहास रहा है और हमें गर्व होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। अगर किसी को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, सिंधी होने पर गर्व है, तो आपको बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए कि आपकी जो राजधानी है वह 1000 वर्षों तक इस भारतवर्ष की राजधानी रही है, और वह बिहार ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने वाली राजधानी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले इतना बड़ा साम्राज्य भारत में किसी ने खड़ा नहीं किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपमा है, कुछ देख लीजिएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक कहा जाता है, और भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, और सबसे पहले पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किसने किया, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसीलिए इसको भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक, या भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यह चीजें ध्यान में रखिएगा। यह सब कुछ उपनाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है, ठीक है। हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का भारत था ही, आज का पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये सब सारे देश थे, ठीक है, जो अफगानिस्तान में पड़ते थे, ठीक है। ये आप लोग मैप देख सकते हैं। मैप के माध्यम से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना बड़ा था। मतलब आज के भारत से अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ लद्दाख का हिस्सा मान सकते हैं, कुछ लद्दाख का हिस्सा मौर्य के साम्राज्य में नहीं था। फिर बंगाल का, वो भी पूर्वी बंगाल का कुछ हिस्सा नहीं था। देखिए यहाँ पर लद्दाख का कुछ हिस्सा नहीं था, उसके बाद यहाँ पर पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्से नहीं थे, और साथ ही साथ यहाँ पर केरल और तमिलनाडु ही चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था, बल्कि आज का संपूर्ण भारत, इन सभी राज्यों को छोड़कर आज का संपूर्ण भारत था। उसके अलावा पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। मतलब इतना बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था कि आज के भारत से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो यह पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये सब सारी जगह, ये सारे स्थान चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा जो थी ईरान से मिला करती थी, ठीक है। इसीलिए जब भारत की नई संसद बनी तो वहां पर मैप लगाया गया, वहां पर जो नक्शा लगाया गया, मानचित्र लगाया गया, वह अखंड भारत का लगाया गया। और जब बहुत सारे देशों ने ऐतराज जताया, बहुत सारे देशों ने इस पर अपना प्रतिरोध जताया, तो भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हम मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक एकता थी, हमने उसको इंगित करने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश ये नहीं है कि किसी को क्षति पहुंचाया जाए या किसी की भावनाओं को आहत किया जाए। हमने मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक मानचित्र भारतीय संसद पर इंगित किया है, ठीक है। भारत सरकार का यह स्टेटमेंट था। तो इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक,
मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बहुत प्रतापी शासक हुए, लगभग 3 प्रतापी शासक, 3 चक्रवर्ती शासक मौर्य साम्राज्य में हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो क्या अशोक के बाद कोई चक्रवर्ती शासक नहीं हुआ? अरे नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सम्राट अशोक अंतिम चक्रवर्ती शासक था और उसने वह सारे प्रयास के दरवाजे बंद कर दिए थे। वह पूरी तरह से बौद्ध हो चुका था, हिंसा को त्याग दिया था और इस तरह से वह इसी तरह से अशोक को ही उसके सारे उत्तराधिकारी जो थे वही अशोक को फॉलो किए। तो जब कोई व्यक्ति हिंसा त्याग देगा, जैसे कहा जाता है कि एक स्टेटमेंट है कि जब राजा हिंसक हो जाएगा तो प्रजा नपुंसक हो जाती है। तो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसने तलवार फेंक दिया और यह भी कहा कि मैं या मेरे बाद हमारे बाकी कोई उत्तराधिकारी किसी राज्य को नहीं जीतेगा, कोई रक्त नहीं बहाएगा। तो भाई तुम नहीं बहाओगे रक्त तो बाकी कोई बहाएगा। और इसी वजह से अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद अशोक के जितने उत्तराधिकारी थे वह निर्बल होते गए और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मौर्य साम्राज्य का जो विजय पताका था, मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक सीमाएं थी, वह धीरे धीरे घटती चली गई। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी तक यह राज करता है। इसकी समय अवधि ध्यान में रखिएगा। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सेल्यूकस का आक्रमण हुआ था 305 बीसी में। 305 बीसी में सेल्यूकस का आक्रमण होता है। देखिए 305 बीसी में सेल्यूकस का आक्रमण होता है। सेल्यूकस कौन रहता है भैया? सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति रहता है। सिकंदर महान की डेथ के बाद, सिकंदर महान की मृत्यु के बाद सेल्यूकस ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सिकंदर महान के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। मतलब सिकंदर महान का अधूरा काम क्या था? सिकंदर का अधूरा कार्य था भारत का विजय। तो सेल्यूकस भारत की विजय के लिए निकलता है। 305 बीसी में आक्रमण होता है। 305 बीसी ईस्वी में लड़ाई होती है और बीसी में 305 बीसी में लड़ाई होती है किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। लेकिन सेल्यूकस को पता नहीं रहता है, वह दौर नहीं है सिकंदर का कि सिकंदर में वह मतलब बहुत ज्यादा मजबूत राजा नहीं थे। सिकंदर ने जब भारत पर अटैक किया था तो कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं था जो सिकंदर का प्रतिरोध कर सके। लेकिन अब सेल्यूकस अगर अटैक करेगा तो सेल्यूकस को कड़ी प्रतिद्वंदिता देने वाला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना के बीच में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना इतनी ज्यादा विशाल थी, उसमें 30,000 अश्वारोही, 50,000 रथ और 6 लाख पदाती सेना थी। मतलब पैदल चलने वाली 6 लाख सेनाएं थी। प्लूटार्क जो यूनानी चिंतक था उसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख पदाती से संपूर्ण भारत को रौंद डाला है। ठीक है, यह बात है प्लूटार्क ने कही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसे मुक्ति सेना कहा जाता है। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की मुक्ति सेना के बीच में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में लड़ाई होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में। तो इसमें क्या होता है? सेल्यूकस की हार हो जाती है और सेल्यूकस की जब हार हो जाती है तो सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है जिसका नाम होता है हेलेन। और इतना ही नहीं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी प्रसन्न होता है और 500 हाथी का उपहार, 500 हाथियों का उपहार किसको देता है? सेल्यूकस को देता है। और सेल्यूकस क्या देता है? सेल्यूकस अपने साम्राज्य का भाग देता है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय अवधि है वो 298 बीसी से 273 बीसी है। और बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है। तक्षशिला में विद्रोह होता है बिंदुसार के समय में। और बिंदुसार के समय में यूनानी विद्वान भी आते हैं और सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया का शासक है एंटियोकस, उसका राजदूत आता है डायमेकस। ठीक है। और मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत आता है डायनेसियस। आगे मैं बताऊंगा, आगे मैं लिखित में रहेगा, मैं बताऊंगा। अभी मैं केवल आप लोग को इतना बता दे रहा हूँ कि बिंदुसार के समय की प्रमुख घटना क्या है। यूनानियों से संबंध अच्छे हुए थे और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। अशोक का जो समय अवधि होता है मतलब कि शासन काल रहता है 273 से 232 बीसी। और इसके समय में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। कलिंग, इसके समय में यह परिवर्तन होता है, कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी में। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अशोक का धर्म एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है।
और धर्म का प्रचार करता है सम्राट अशोक। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी है उनका समय अवधि ध्यान में रखिएगा, उनका कार्यकाल ध्यान में रखिएगा, कार्यकाल नहीं शासनकाल, ठीक है। कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और ये 232 बीसी से 224 बीसी। फिर उसके बाद दशरथ, दशरथ का 224 से 216 बीसी। संप्रति 216 से 260 बीसी। सारीसुख 207 से 206। देव बर्मन 206 से 199 बीसी। शतधनुष 199 से 191 बीसी। बृहद्रथ 191 से 197 बीसी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें सम्राट अशोक उत्तराधिकारी कुणाल महत्वपूर्ण है, और कुणाल के बाद दशरथ भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके बाद अंतिम शासक बृहद्रथ का नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के हिस्ट्री स्टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आगे की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद आप लोग को।